गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 12th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। जो हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने पार्टिकुलरली डिफरेंस जानने की कोशिश की थी कि भैया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्लियर है जी? तो वहाँ पे मैंने हर एक जो बारीकी से जो चीज़ बतानी थी वो आपको बताई बेटा जी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं जहाँ पे हमें पढ़ना है। देखो, पिछली क्लास में हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था विथ गैमेट फॉर्मेशन, जो कि पार्थिनोजेनेसिस होती है, वो मैंने बता दिया। आज वाले पार्टिकुलर लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, यानी बिना गैमेट फॉर्मेशन के जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, क्या बेटा? सौरभ की बीबी कैसी? अरे बताओ, घटिया या खराब वेजिटेबल, सड़ी हुई या कुछ ऐसे बताया था। अगर आपको याद होगा कि मैंने जितने भी थे ना उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी। इसमें मैंने बताया था सौरभ से स्पोरुलेशन, फिर बी बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन बताया था, फ्रेगमेंटेशन। और एक और चीज बताई थी बेटा, सौरभ की बीबी फालतू वेजिटेबल ले आई। क्या लाई बेटा? फालतू वेजिटेबल ले आई। वेजिटेबल से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, भूल जाता है आदमी। क्लियर है जी? तो अगर आपने ये ट्रिक पढ़ी है तो आपको याद रहेगा कि भैया गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा कौन होगा? पार्थिनोजेनेसिस एक ही है। और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा तो सौरभ की बीबी फालतू वेजिटेबल ले आई। सौरभ से स्पोरुलेशन, बी आई बाइनरी फिजन, बडिंग, देन आपको बताया था फालतू से फ्रेगमेंटेशन, और भैया वेजिटेबल ले आई तो वेजिटेबल से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द फर्स्ट असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज बाइनरी फिजन। देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कितने नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा? तो दो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बाइनरी। बाई मीन्स टू, ऑर्डनरी यानी दो, जो सिंगल सेल होगी यहाँ पे उसका डिवीजन होगा इनटू द टू सेल के अंदर में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रोसेस को तो बेटा, जैसे मान लीजिए ये कोई अमीबा है, मैंने इसको लिखा बेटा पेरेंट अमीबा। क्या लिखा बेटा? पेरेंट अमीबा। अब ये जब ये सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए आ जाएगा, यानी कि जब ये रिप्रोड्यूस करना चाहेगा, तो बेटा धीरे धीरे जब इसका साइज इंक्रीज होगा, सबसे पहले इसका साइज इंक्रीज होगा। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो बेटा जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इसके बस की बात नहीं रह जाएगी कि पूरे सेल को कंट्रोल कर ले। तो सबसे पहले बेटा इसमें एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेगा, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है। दैट इज नोन एज एक न्यूक्लियस से कितने बने बेटा? न्यूक्लियस यहाँ पे दो बन जाते हैं। न्यूक्लियस पहले भी बता चुका हूं, न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं बेटा कैरियोन। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वहां पे बेटा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जैसे सेल में होता है, सेम वैसे ही हो रहा है। सेल डिवीजन के समय में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यहाँ भी न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और न्यूक्लियर डिवीजन को एक प्रोसेस का नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोसेस होता है, चूंकि इसको कैरियोन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है जी? फर्दर क्या होगा बेटा जी, जब ये दो न्यूक्लियस में बट गया, आफ्टर सम टाइम बेटा ये जो आपका एक बड़ा सा अमीबा है, ये साइटोप्लाज्म जो होगा इसका, ये डिवाइड करके दो भागों में टूट जाएगा। This is the daughter cell and this is the daughter amoeba. Same, that is the
दिस इज डॉटर अमीबा एंड दिस इज ऑल्सो डॉटर अमीबा। तो बेटा सबसे पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ यानी कि कैरियोकाइनेसिस हुई, बाद में इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो भागों में टूट जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? साइटोकाइनेसिस। तो जब आप ध्यान से देखोगे बेटा सबसे पहले आपका पेरेंट अमीबा कितना था? 1। अब ये डिवाइड होके कितने अमीबा में कन्वर्ट हो गया बेटा? 2 अमीबा, 2 डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट हो गया है। इसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोला जाता है बेटा बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं बेटा जी? बाइनरी फिजन। और जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा 11th का, तो वहां भी आपको कुछ ऐसा ही होगा बेटा। जो सेल, अगर मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर सेल है वो डिवाइड होना चाहती है, 24 घंटे में एक्चुअली में डिवीजन होता है उसके अंदर में, तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है बेटा। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। तो बेटा जी जरा ध्यान से सुनिएगा, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। तो बेटा बहुत सारी फेज होती है, एम फेज, एस फेज, M1, 2, ये सारी फेजेस हम पढ़ेंगे, या नहीं भी पढ़ा है तो फिर हम देखेंगे बेटा। प्रोफेज, एनाफेज में ये सारी फेजेस होती हैं, टीलोफेज, सारी चीजें। उन सब चीजों में बेटा आपने देखा होगा कि सबसे पहले कोई भी सेल होती है, सबसे पहले सेल इनलार्ज होती है। सेल क्या होगी बेटा? डिवाइड नहीं होगी। पहले कोई सेल है, वो सेल इंक्रीज होगी अपने साइज में, तो सेल्स का इनलार्जमेंट होगा। तो बेटा वो भी तो न्यू भाई, जब सेल बड़ी होगी तो सारा काम कर पाएगा क्या? एक न्यूक्लियस नहीं कर पाएगा। तो उनके अंदर में भी न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फिर जब बेटा न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है, उसके बाद में जो ये इनलार्ज सेल है वो बीच से टूट के 2 इक्वल हिस्सों में टूटती है, दैट इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। जो प्रोसेस आप यहाँ देख रहे हो बाइनरी फिजन का, सेम एज इट इज प्रोसेस होता है बेटा जी। किसका बताइए? सेल डिवीजन का। देखिए ये पेरेंट अमीबा थी, सबसे पहले इसका सेल क्या हुआ बेटा? ये सेल इनलार्ज हुआ है, देख रहे हो, बड़ा हुआ है, इसीलिए इसके अंदर में कैरियोकाइनेसिस हुई है। क्लियर है जी? फिर उसके बाद ये साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी बेटा सीधी सी बात है, जैसा सेल डिवीजन होता है वैसा ही आपका ये बाइनरी फिजन है। इसका मतलब बेटा जी जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गन जैसा कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जिनके अंदर में बाइनरी फिजन एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वो एक्चुअली है क्या? तो एक्चुअली ये मोड ऑफ क्या बेटा? सेल डिवीजन है। क्या बेटा जी? सेल डिवीजन जो होता है आपके अमीबा और पैरामीशियम में, उसी को बोला जाता है बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे बेटा जी? बाइनरी फिजन। इस बात को जरा समझेंगे। और बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है बेटा? मोनरन्स में, यानी कि जितनी भी बैक्टीरिया होंगे वो यूनिसेलुलर होते हैं, और प्रोटिस्टा में मेनली। इन मोनरन्स एंड प्रोटिस्टा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल divide into 2 to give rise to 2 new individual. Thus in this organism, देखिए सेल डिवीजन इज क्या बेटा? यही बाइनरी फिजन है। Thus in this organism cell division is itself a mode of reproduction. इसको हम पूरा बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं। और बेटा अभी तो बताया, इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है। मेनी सिंगल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने नाम भी लिया पैरामीशियम, और बताइए, अरे बताइए, अमीबा, अरे भाई ड्रॉ ही किया अमीबा। रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ, 2 हाफ में टूटेंगे, एंड रैपिडली ग्रोज इनटू एडल्ट। ये जो डॉटर अमीबा होगी फिर ये एडल्ट में ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पे याद रखिए बेटा, ये दे रखा है मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी बेटा ये पूरी तरह से नहीं कह रहा है कि सारे के सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही, ध्यान से सुनिएगा, मेनी कह रहा है बेटा। मैं अभी एक बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन में, तो वहां ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखोगे, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक होती है प्लेनेरिया, उसके अंदर में भी आपका बाइनरी फिजन पाया जाता है। तो इसने पूरा कंप्लीटली नहीं लिखा है, तो ध्यान रखिएगा बाइनरी फिजन आपके मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है। Many single cell organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into 2 halves and each
rapidly grows into adult, amoeba or paramecium. These are the examples that has been given. बेटा जी अभी मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन रखूंगा, जिसमें आपका एक सिंपल फिजन होगा जो कि किसी भी प्लेन में आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई फिक्स प्लेन नहीं है। एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा और एक बेटा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और जो मैंने बात बोली है उसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि भैया बाइनरी फिजन मल्टी सेलुलर में भी होता है। क्लियर है जी? पहले इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बेटा, एग्जाम्पल याद रखें, पैरामीशियम और अमीबा। चलिए बेटा जी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। मुझे यहाँ ये प्रूव करना है भैया, देखो मुझे अपने आप को थोड़ी प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि भैया बाइनरी फिजन आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। देखिए सबसे पहले बेटा सिंपल बाइनरी फिजन, यानी बेटा वो कोई स्पेसिफिक प्लेन में डिवाइड नहीं होगा, कैसे भी दो इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। नॉट डिवाइडिंग इन अ स्पेसिफिक प्लेन, कोई स्पेसिफिक प्लेन में नहीं डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे बेटा अमीबा। अमीबा, और अमीबा कैसा होता है? यूनिसेल्युलर। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जैसे बेटा मान लो मेरे को एकदम लॉन्गिट्यूडनली ऐसे कोई काटे और एक होगा बेटा बीच से ऐसे ऐसे कोई काट दे, ठीक है जी, तो एकदम बीच से अगर दो इक्वल हिस्सों में काटेगा उसको बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल। और बेटा अगर आपको हॉरिजॉन्टली कोई काट रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा जी, क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। सुनिएगा, सो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, भैया हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो हेयर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू इक्वल हाफ्स। देखिए इसको मैंने बीच से काट दिया, दो इक्वल पार्ट में कट गया। बेटा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है यूग्लिना के अंदर में, किसमें? यूग्लिना के अंदर में, और यूग्लिना एक प्रोटिस्ट है तो वो भी क्या होगा बेटा? यूनिसेल्युलर। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। नेक्स्ट दैट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। आप अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट करेंगे तो बेटा अगर वो दो इक्वल हाफ्स में टूटेगा, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये आपका पाया जाता है, ये है मान लीजिए पैरामीशियम, चूंकि ऐसा नहीं होता है, थोड़ा अलग सा बना दिया, चप्पल जैसा होता है ना, स्लिपरी एनिमल, कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, चप्पल की तरह होता है यार, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये डिवाइड करके ये बीच से डिवाइड करेंगे, जैसे ये बीच से कर दिया, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं, और ये बेटा दो इक्वल अमीबा लिख दिया, पैरामीशियम में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर आप ये जितने भी पैरामीशियम होंगे ये डिवाइड होते हैं किस प्लेन में बेटा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। खैर पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बेटा जो नेक्स्ट दे रखा है दैट इज प्लेनेरिया। क्या बेटा जी? प्लेनेरिया। जो ये प्लेनेरिया होता है बेटा जी, ये होता है आपका बेसिकली, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ये प्लेटी हेलमिंथ होता है। प्लेटी हेलमिंथ यानी एक ये एनिमल होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं भाई, कोई भी एनिमल की बात करो, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो यूनिसेलुलर होता है, सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। तो उनमें एक प्लेनेरिया भी है जो कि मल्टी सेलुलर है। बेटा ये भी अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा, तो दो हिस्से इसके टूटे हुए दिख रहे हैं, फिर ये दोनों हिस्से बाद में दो आपके प्लेनेरिया को डेवलप कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी तो बाइनरी फिजन हुआ ना भाई साहब, वैसे ट्रू रीजनरेशन आपने पढ़ा होगा। क्लियर है जी? ये आपके प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन हुआ। मान लीजिए दो इक्वल हिस्से में टूटी आपके बीच से, यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर इसको कट किया गया है बेटा जी, तो बेटा दो इक्वल हिस्से हैं, ट्रांसवर्सली आपने कट किया, तो दिस टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इज नोन एज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो कि प्लेनेरिया में पाया जाता है। और प्लेनेरिया चूंकि ये क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर। क्लियर है जी? तो किसी ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी बाइनरी फिजन पाया जा सकता है। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि बाइनरी फिजन केवल और केवल यूनिसेलुलर में पाया जाता, नहीं, क्योंकि देयर आर सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर दिस बाइनरी फिजन कैन बी फाउंड। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लेंगे इस बात को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा
स्पोरुलेशन। क्या पढ़ेंगे? स्पोरुलेशन। ये पहला टॉपिक था, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्पोरुलेशन। देखिए बेटा जी, स्पोरुलेशन पढ़ने से पहले हमें दो चीजें याद रखनी है जो बहुत ही जरूरी हैं। क्या बेटा जी? मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगा। जो स्पोरुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से क्या बनता है बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्पोर बनता है। क्या बनेगा बेटा? स्पोर। अब ये जो स्पोर होते हैं बेटा जी, ये दो प्रकार के स्पोर हो सकते हैं। या तो अगर वो एक नॉर्मल कंडीशन में बना हो, यानी बेटा बहुत सारे आपने जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो मोनेरा, प्रोटिस्टा के बाद आपने फंजाई स्टार्ट किया था, तो उसमें देखा था बेटा बहुत ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के असेक्सुअल स्पोर बनते हैं। कोनेडियोफोर, बेसिडोफोर्स, एस्कोकाप, एस्कोपोर्स। तो बेटा ये जो जितने भी प्रकार के स्पोर्स होते हैं, अगर वो स्पोर प्रोड्यूस होता है नॉर्मल कंडीशन में एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, किस तरह मैं बोलूं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ बनते हैं नॉर्मल कंडीशन में, उनको हम लोग बोलेंगे बेटा, अलग कैटेगरी बना दी। एक स्पोर बनेगा फाउंड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज द असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन इन नॉर्मल कंडीशन। दैट जैसे कि हम पढ़ेंगे जू स्पोर, कोनेडिया, ये कुछ आपके असेक्सुअल स्पोर होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में बनेंगे। लेकिन बेटा जी एक स्पोर यहां वाला देखिएगा, इन केस ऑफ अमीबा, अमीबा के समय में अमीबा जनरली मोस्टली वो बाइनरी फिजन करके डिवाइड करता है। लेकिन बेटा जी जब उसकी सराउंडिंग में एडवर्स कंडीशन आ जाएगी, खतरनाक कंडीशन आ जाएगी, तो वहां पे वो एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को डेवलप करती है। किस स्ट्रक्चर को? रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, जो उसे बचाता है फ्रॉम दैट एडवर्स कंडीशन। देन जो स्ट्रक्चर बनाया है उसने, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाया है, उसी को बोला जाता है बेटा सिस्ट बोलते हैं। और उसी के अंदर में मल्टीपल फ्यूजन होता है, सॉरी फ्यूजन नहीं, मल्टीपल फिजन होता है। और मल्टीपल फिजन के बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो क्या होती है बेटा, रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन जब वो एडवर्स कंडीशन होगी तो वो जो सिस्ट बनता है वो स्पोर बनता है उसके अंदर में। बेटा जी स्पोर जो वहां पे बनेगा वो किस कंडीशन में बनेगा? तो याद रखिएगा वो रेजिस्टेंट कंडीशन में बनेगा। वो हमेशा नहीं बनेगा, जनरली बाइनरी फिजन के द्वारा आपका अमीबा डिवाइड करता है। लेकिन बेटा जी अगर एडवर्स कंडीशन आ गई तो वहां पे जो स्पोर बनेगा वो उस अमीबा को बचाने का काम करता है फ्रॉम दैट एडवर्स कंडीशन। दैट्स वाई जो स्पोर हम अमीबा में देखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे बेटा रेजिस्टेंट स्पोर। क्या बोलेंगे बेटा जी? यहाँ पे जो स्पोर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंट स्पोर, यानी वो उस अमीबा को बचाता है फ्रॉम द एडवर्स कंडीशन एज रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जो हम देखेंगे बेटा अमीबा में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पोर किस तरह का बनता है आपके अमीबा में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, वो देखेंगे। फिर बाद में हम जू स्पोर और कोनेडिया की बात करेंगे। क्लियर है जी? जो कि नॉर्मल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, पाया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। देखेंगे किस में पाया जाता है, एग्जांपल भी बताऊंगा उसका, डोंट वेरी, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। क्लियर है जी? नोट करें, आपका बारी आ गया भैया, नोट करें इसको। क्या शू? चलो भैया देखते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब जो कि हमने देखना है किसमें बेटा, इसमें अमीबा में। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंट स्पोर होगा क्योंकि ये उसको बचाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ये है आपका कोई नॉर्मल अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस। सुनिएगा बेटा जी, जब ये नॉर्मल कंडीशन में है तो इसका ये जो आसपास का जो ये चीजें दिखती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, जैसे कि इसमें सूडोपोडिया पाया जाता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट रहेगा।
क्लियर है बेटा जी। और ये सूडोपोडिया की मदद से ही मूव करता है फ्रॉम हियर एंड देयर। क्लियर है जी। कौन? ये अमीबा सूडोपोडिया की मदद से मूवमेंट करता है। लेकिन बेटा जी जब एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगी तो बेटा वहां पे आपको एनर्जी को कंजर्व करके रखना है, कंजर्व 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 करना है, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा आपके पास एनर्जी कंजर्व रहेगी उतनी ही ज्यादा आपका बचे रहने का चांसेस ज्यादा होगा। तो बेटा सबसे पहले जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ये जो अमीबा होता है ना, अमीबा ये अपने सूडोपोडिया को क्या कर देता है बेटा, विथड्रॉ कर लेगा, यानी बेटा उसको अंदर घुसा लेगा और एक क्या होगा बेटा, कितनी बेटा 3 लेयर ऑफ हार्ड कवरिंग बन जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिस्ट। तो क्या मैंने बोला, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी सबसे पहले सूडोपोडिया विथड्रॉ कर लेगा, अपना अंदर घुसा लेगा भैया। अब भाई उसे मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि मूवमेंट करेगा तो एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगेगी तो भैया उसकी मौत और नजदीक आ जाएगी। अगर उसे बचना है तो एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सूडोपोडिया को अंदर घुसा लिया भाई, विथड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद 3 लेयर्ड यानी कि 3 लेयर्ड ऑफ हार्ड कवरिंग बनती है, पूरा उस अपने सराउंडिंग में बना लेगा। कौन? आपका अमीबा, ताकि वो अपने आप को बचा सके अनफेवरेबल कंडीशन से। तो देखिए जैसे ही बेटा जी अनफेवरेबल कंडीशन आई, ठीक है जी, ये क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया। ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। अब सूडोपोडिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद में बेटा इसकी सराउंडिंग में 1 2 3 ये जो है बेटा 3 लेयर ऑफ हार्ड कवरिंग, ये तीनों को मिला के यहां पे बन जाएगा बेटा जी 3 लेयर्ड ऑफ हार्ड कवरिंग। ये हार्ड कवरिंग बन जाएगी इसकी सराउंडिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्ट बोलते हैं। तो बेटा इस अमीबा ने अपने सराउंडिंग में बना लिया है बेटा जी सिस्ट, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज नोन एज इंसाइसेशन या इंसिस्टेशन भी बोल सकते हैं, इंसिस्टेशन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट है दैट इज नोन एज इंसिस्टेशन। सुनिएगा बेटा, इसने अपने सराउंडिंग में, जैसे मान लो आपको ठंडी लगती है बेटा जी, सिंपल सी बात है, जब ठंडी का मौसम आता है तो क्या आप एक गंजी पहन के निकल जाओगे क्या? एक सिंपल टी शर्ट पहन के निकल जाओगे क्या? नहीं। पहले जैसे ही मुझे बाइक चलानी है, मुझे बाहर जाना है, मैं 2-3 स्वेटर, एक जैकेट अपने ऊपर लगा लेता हूं, क्योंकि बेटा वो हमें बचाएंगे ठंडी से। तो बेटा उसी तरह से जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो सबसे पहले तो इसने अपना सूडोपोडिया हटा लिया। क्लियर है जी? मूवमेंट नहीं करेगी अब अमीबा, ठीक है जी। और उसके बाद 3 लेयर ऑफ हार्ड कवरिंग अपने चारों तरफ सराउंडिंग में बना ली, दैट इज नोन एज सिस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? सिस्ट। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सिस्ट इज नोन एज इंसिस्टेशन। क्या बोल सकते हैं बेटा? इंसिस्टेशन। क्या बोलेंगे? इंसिस्टेशन। प्रोनाउंसिएशन कैसे भी होगा? इंसाइसेशन भी बोल सकते हैं। चूंकि हमने सिस्ट बोला तो इंसिस्टेशन बोले तो चलेगा। क्लियर है जी? प्रोनाउंसिएशन है बेटा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। इंसिस्टेशन। अब बेटा ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो उस समय इसी तरह का स्ट्रक्चर इसका होगा, यानी सिस्ट फॉर्मेशन इसके अंदर में होगा। अब जब इसके में बेटा धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन अराइज होगी, जब बेटा जी यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन अराइज होने लगेगी तो धीरे धीरे ये
इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का, वो साइटोप्लाज्म टूट टूट के बेटा छोटे 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 अमीबा बनाएगा, माइन्यूट अमीबा बनाएगा। लेकिन बेटा जी यहाँ पे बाइनरी फिजन ना होगा बिटवा, यहाँ पे मल्टीपल फिजन होगा। क्या होगा बेटा? मल्टीपल फिजन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, चूंकि अभी आ रही है, अभी पूरा तरह से आया नहीं है, तो यहाँ पे बनाएंगे। ये आपका 3 हार्ड कवरिंग हो गई, सिस्ट हो गया, ठीक है बेटा। इसके अंदर में जो आपके साइटोप्लाज्म होंगे इस अमीबा के, वो टूट टूट के छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, जिनको हम लोग बेटा सूडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा जी? सूडोपोडियो स्पोर्स के नाम से जानते हैं, या फिर माइन्यूट अमीबा भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, आप एक नहीं देख रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा देख रहे हो। यानी बेटा यहाँ पे बाइनरी फिजन होता तो 2 बनता, यहाँ पे बहुत सारे बने हैं बेटा। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वहां होता है बेटा मल्टीपल फिजन। क्या आएगा बेटा जी? मल्टीपल फिजन करके बहुत सारे सूडोपोडियो स्पोर्स या माइन्यूट अमीबा ये बना लेगा बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। और बेटा फिर ये क्या करेगा बेटा? ये बर्स्ट करेगा। लास्ट में ये जो सिस्ट क्या होगा? सिस्ट रिमूव हो जाएगा, और सिस्ट रिमूव होगा तो बेटा जी ये अमीबा अब क्या करेगा बेटा? मान लो ये बर्स्ट कर गया। अब ये बर्स्ट कर गया तो जितने भी सूडोपोडियोफोर्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, और बेटा जी अब फेवरेबल कंडीशन है तो जर्मिनेट करके ऑब्वियसली डेवलप करके क्या बना लेंगे? नए नए अमीबा बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी? आपका ये क्या बोलूंगा, अगर सिस्ट वॉल क्या हो गई बेटा? सिस्ट वॉल बस्ट कर जा रही है, बस्ट कर गई। ये आपके नए अमीबा या सूडो यही आगे डेवलप करके क्या बना लेंगे बेटा? न्यू अमीबा बना लेंगे। क्लियर है जी? तो ये जब नए अमीबा बना लेंगे, ये इस प्रकार के प्रोसेस को बोला जाता है बेटा जी स्पोरुलेशन। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन, क्योंकि यहाँ पे सूडोपोडियो स्पोर बना है। क्या बना बेटा? सूडोपोडियो स्पोर्स। लेकिन ये याद रखना है कि बेटा सूडोपोडियो स्पोर जो अमीबा में बना है वो नॉर्मल कंडीशन में ना बना है बेटा। किस कंडीशन में? एज ए रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जो उसको बचाने का काम करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसको जितना इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं बेटा कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है 2021 में ये पूछा जाए, क्योंकि बेटा नहीं दे रखा है इस बार। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फ्रंट पेजेस पे आपको नहीं मिलेगा। अब वैसे जिसके पास नई एनसीईआरटी होगी उसमें मिलेगा, लेकिन बेटा जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग पीछे वाला पार्ट भूल जाते हैं पढ़ना। बेटा पीछे वाले पार्ट में ये दे रखा है। क्लियर है जी? तो नोट डाउन कर लीजिएगा भैया। मल्टीपल फिजन होएगा इसमें अमीबा में, लेकिन कब होएगा? रेजिस्टेंट कंडीशन में होगा, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन में होगा, उसको बचाने के लिए होगा। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस बात को, फिर हम अब नॉर्मल असेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे। देख लीजिए बेटा, अंडर फेवरेबल कंडीशन under unfavorable condition the amoeba withdraw its pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering जिसको cyst बोलते हैं। This phenomena is known as the incystation या incystation। When favorable condition return, जब favorable condition वापस आ जाती है, the incysted amoeba divides by multiple fission and produce many minute amoeba या उसी को बोलते हैं pseudopodiospores। एंड सिस्ट वॉल क्या होगी बेटा? अल्टीमेटली बस्ट कर जाती है और सारा आपका न्यू अमीबा या सूडोपोडियोस्पोर्स बाहर आ जाएगा। एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मेनी अमीबा। दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्पोरुलेशन। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस बात को बेटा जी। चलिए दोस्तों,
अब हम देखते हैं वो स्पोर्स की बातें करते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में बनते हैं, यानी कि वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किसी अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं बनते हैं, वो हमेशा बनते हैं। यानी कि ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर में असेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड होते हैं और वही स्पोर से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। दो प्रकार के असेक्सुअल स्पोर आपकी बुक में दे रखा है 12 में, वही हमें पढ़ना है बेटा। पहला है बेटा आपका जू स्पोर और दूसरा है बेटा कोनेडिया। क्या बेटा जी? कोनेडिया। सुनिएगा, सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज जू स्पोर। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा जी तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे मेंबर जो होते हैं जो फंजाई के और कुछ प्लांटी के, और प्लांटी में भी जो सिंपलेस्ट प्लांट है दैट इज एल्गी की बात कर रहा है, इनके अंदर में एक असेक्सुअल स्पोर पाया जाता है दैट इज नोन एज द जू स्पोर। और ये जो जू स्पोर होता है बेटा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर में होता है। मैंने क्या बोला? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर में ये जू स्पोर पाया जाता है। इनसाइड में, अंदर में, सुनिएगा, इनसाइड में पाया जाएगा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में आपका ये जू स्पोर पाया जाता है। और जू स्पोर जब अंदर पाया जाता है किसी भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कौन सा? उस पाउच को बोलते हैं बेटा जू स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे बेटा जी? जू स्पोरेंजियम। इसके अंदर में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बेटा जी? जू स्पोर्स। क्या बेटा जी? जू स्पोर्स। तो जू स्पोर किसी एक स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द स्पोरेंजियम के इनसाइड में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं बेटा जो जू स्पोर प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस हुआ है एंडोजिनसली। एंडोजिनसली का मतलब किसी एक स्ट्रक्चर के इनसाइड में पाया जाता है तो उसको बोलेंगे एंडोजिनसली। अगर किसी स्ट्रक्चर के बाहर में पाया जाता है तो उसको बोलेंगे एक्सोजिनसली। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोजिनसली। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप देख पा रहे हो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द जू स्पोरेंजियम, ये मैंने बात का दिखाया, इसको छोड़ दीजिए। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे कुछ ऐसा ही दे रखा है, ठीक है जी। बाद में ये फटेगा, फटने के बाद बाहर निकलेंगे ना उस आपके जू स्पोर, वही दिखा रखा है। लेकिन जू स्पोर बेसिकली पाया जाता है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं बेटा जू स्पोरेंजियम। चूंकि ये इनसाइड में पाया जा रहा है तो याद रखिएगा जू स्पोर जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। इनसाइड, किसके इनसाइड में? जू स्पोरेंजियम के अंदर में, इसलिए इसको एंडोजिनसली या एंडोजिनस स्पोर भी बोला जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देख पा रहे हो बेटा जी, जब इस स्पोर को अगर आप ध्यान से देखोगे, जू स्पोर को यहां मैं बनाता हूं, तो इनके ऊपर में आपको क्या दिख रहा है बेटा? फ्लैजिला। क्या होगा बेटा जी? और भैया फ्लैजिला किसमें मदद करता है? मूवमेंट में। यानी बेटा जो जू स्पोर होते हैं वो 2M होते हैं। 2M का मतलब एक तो बेटा माइक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है बेटा मोटाइल। क्या होगा बेटा जी? जो भी जू स्पोर होंगे वो होते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल। क्या होंगे बेटा जी? माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल। बिकॉज मोटाइल क्यों कहेंगे? बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट? फ्लैजिला। क्लियर है जी? तो इस प्रकार का जो स्पोर पाया जाता है बेसिकली फंजाई में पाया जाएगा। एक फंगस है जिसका नाम है राइजोपस जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एक यूनिसेलुलर प्लांट यानी कि एल्गी के अंदर में पाया जाता है जू स्पोर दैट इज नोन एज द क्लेमाइडोमोनास। क्या बोलेंगे बेटा जी? क्लेमाइडोमोनास। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड प्लांटी, लिख दिया एल्गी, reproduce through asexual reproductive structure that is known as the zoospore that are usually microscopic and motile। कैसे होंगे बेटा जी? माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल। और मैंने बता ही दिया जू स्पोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर में एंडोजिनसली पाया जाता है। ठीक है जी? किसके अंदर में? जू स्पोरेंजियम के अंदर में। जू स्पोर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इनसाइड अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द जू स्पोरेंजियम। और ये पूछा जाता है कि जू स्पोर किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, तो याद रखिएगा जू स्पोर पाया जाएगा बेटा क्लेमाइडोमोनास में जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, एल्गी एक प्लांट होता है। और बेटा जू स्पोर आल्सो पाया जाएगा आपके राइजोपस में जो एक मल्टी सेलुलर
फंगस है या फंगाई उसको बोल सकते हैं। याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है बेटा जी, जिससे आपको याद हो जाएगा आसानी से। जैसे मेरा ही एक फ्रेंड है, सॉरी फॉर दैट मैं मान लो ऋषि ने डिसाइड किया आज जू घूमने की। क्या घूमने के बेटा? जू, अरे होता है ना जू, जहाँ जानवर वानवर रखे जाते हैं। तो मैं हिंदी में बोलूंगा ऋषि चला जू। कहाँ चला बेटा जी? ऋषि चला जू देखने। क्या देखने बेटा जी? ऋषि चला जू देखने। हिंदी में लिख देते ना देखने। तो ऋषि कहाँ चला है बेटा? जू देखने। ऋषि का आर ले लीजिए, आर फॉर राइजोपस, चला, चला से सी फॉर क्लेमाइडोमोनस, और बेटा जू से जू स्पोर, यानी कि राइजोपस और क्लेमाइडोमोनस में क्या पाया जाएगा बेटा जी? क्या पाया जाएगा बता दीजिए? जू स्पोर पाया जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल स्पोर दैट इज द कोनेडिया, जो कि पाया जाता है बेटा जी पेनिसिलियम फंगस में। किसमें बेटा जी? पेनिसिलियम फंगस में। बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा मेरे साथ में, तो मैंने बताया था कि जो फंगस का स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी हाइफी। क्या बोलते हैं बेटा जी? जो फंजाई की बॉडी होती है लॉन्ग थ्रेड लाइक, एकदम थ्रेड की तरह होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक, और उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा स्लेंडर स्ट्रक्चर। जिसको हम पढ़ते थे बेटा कॉल्ड एज हाइफी, उसको बोलते बेटा क्या बोलते थे? हाइफी। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइफी। और बेटा जी जब बहुत सारे हाइफी एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं बेटा माइसीलियम। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। देखिए बहुत सारे हाइफी को बना दिया, 2 3 4 5 6 7, तो इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बेटा माइसीलियम। यानी बेटा माइसीलियम और हाइफी पाया जाता है आपके फंगस के अंदर में। कहाँ पाया जाएगा बेटा? फंगस के। जब एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं हाइफी, और बहुत सारे मिल जाएंगे हाइफी तो उसको बोलते हैं माइसीलियम। तो जो ये आपका बेसिकली अगर आप देखेंगे, वैसे इसको आप नोट डाउन कर लें बेटा, फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ, यानी इरेज करता हूँ। वेयर इज माई इरेजर? या आई फाउंड दैट। सुनिए ना बेटा, इधर वाला जरा मिटा दो। तो बेटा जी ये जो जू स्पोर हो गया आपका, ये जो कोनेडिया होता है ये भी एक प्रकार का असेक्सुअल स्पोर पाया जाता है, जो कि पेनिसिलियम नामक फंगस के अंदर में पाया जाएगा। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम के ऊपर पाया जाता है। जब आप देखेंगे बेटा जी, ये जो आपका स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जी माइसीलियम। तो एक स्पेशल माइसीलियम इसमें पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनेडियोफोर। जो एक क्या बेटा? माइसीलियम। क्या बेटा? माइसीलियम, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइफी दैट इज नोन एज द कोनेडियोफोर। इस कोनेडियोफोर के ऊपर में बाहर में कुछ स्पोर्स पाए जाते हैं। ये सर्कल सर्कल करके कुछ स्पोर्स देख रहे होंगे आपके, कुछ स्पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा जी कोनेडिया। क्या बोलते हैं बेटा जी? कोनेडिया। और ये जो कोनेडिया जो असेक्सुअल स्पोर होता है बेटा, ये होता है नॉन मोटाइल। क्या होगा बेटा जी? नॉन मोटाइल। पहले तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में बेटा ये
आपके कोनेडियोफोर के अंदर में है कि बाहर में है? तो बोलेंगे बेटा बाहर में है। तो बेटा कोनेडिया कौन सा स्पोर है? एक्सोजीनस स्पोर है। कौन सा स्पोर है भैया? एक्सोजीनस स्पोर है। क्लियर है जी। और देखो जू स्पोर क्या था? मोटाइल। लेकिन ये क्या है बेटा जी? नॉन मोटाइल। और वो कहाँ था? अंदर में था, जू स्पोरेंजियम के अंदर में था। लेकिन बेटा तो इसीलिए उसको क्या बोला था? एंडोजीनस आपका स्पोर। लेकिन बेटा यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो ये बाहर में है, कोनेडियोफोर के बाहर में है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्सोजीनस स्पोर। क्लियर है जी। और इसको भी याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है भैया। आपके घर में पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी। क्या होता है बेटा जी? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर होता है आपके घर में। पी फॉर पेनिसिलियम, और उसमें पाया जाएगा बेटा जी क्या? कोनेडिया। क्लियर है जी। क्लियर है जी। नोट डाउन कर लेंगे इस बात को। तो दूसरा जो स्पोर पाया गया आपका, दैट इज कोनेडिया। चलिए बेटा जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बडिंग। क्या दे रखा है बेटा जी? बडिंग। क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बेटा बडिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस जहां पे एक स्मॉल आउटग्रोथ निकल आती है, छोटी सी आउटग्रोथ निकल आएगी पेरेंट बॉडी के ऊपर, और वो तब तक उससे अटैच होगी जब तक उस पेरेंट बॉडी से उसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। फिर धीरे 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 वो मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर होने के बाद डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। दैट इज नोन एज द बडिंग। स्मॉल जो आउटग्रोथ होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा बड्स। क्या बोलते हैं? बड्स। तो यहाँ पे जैसे हमने बाइनरी फिजन की बात करें तो वहां पे जो भी डॉटर सेल आती थी वो बेटा इक्वल डिवाइडेड होती है, यानी कि इक्वल सेल होती है, इक्वल डिवीजन होता था। लेकिन यहाँ पे बेटा अनइक्वल डिवीजन होता है। एक पेरेंट सेल बड़ा होता है, एक छोटी सी सेल उस पर पहले आती है, दैट इज नोन एज छोटा सा बड आता है। तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, बाद में ये मैच्योर होती है। क्लियर है जी। तो ध्यान रखिएगा, बाइनरी फिजन में इक्वल डिवीजन होता है, बडिंग में अनइक्वल डिवीजन होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर बात बोले बेटा यहाँ पे चूंकि हम 11th में आ गए तो थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे भाई, ऐसे थोड़ी ना कि वही वाला पढ़ेंगे। बेटा बडिंग दो प्रकार की दे रखी है एनसीईआरटी में। पहला बेटा जी एक्सटर्नल बडिंग। क्या बेटा जी? एक्सटर्नल बडिंग। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे ये आपका ईस्ट है, अगर बड जो आ रहा है, स्मॉल आउटग्रोथ आ रही है, वो बॉडी के बाहर आ रही है। मान लीजिए यहां पे एक छोटा सा बड आया, ठीक है जी। तो बॉडी के बाहर अगर बड ग्रो करेगा तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल बड। क्या बोलेंगे बेटा जी? एक्सटर्नल बड। और जैसे ये मान लीजिए एक स्पंज है बेटा जी, स्पंज जो कि पोरीफेरंस को बोलते हैं स्पंज, ठीक है, जो कि एक एनिमल है बेटा। उसकी बॉडी के इनसाइड में एक बड बनता है। तो बॉडी के इनसाइड में अगर बड बनेगा बेटा, यहां बॉडी के बाहर में था, आउटसाइड बड था, तो उसको हमने एक्सटर्नल बड बोल दिया। यहां पे बेटा बड अगर बॉडी के इनसाइड में बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इंटरनल बडिंग बोल सकते हैं भाई। जहां बाहर, उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? ऑब्वियसली बाहर वाली बडिंग एक्सटर्नल बडिंग, अंदर तो अंदर वाली बडिंग या उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल बडिंग। सिंपल सा डेफिनेशन है। बड्स आर प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, then it is called as the external budding. Buds that are produced inside the body of any organism, that is known as the internal budding. और internal budding हमें देखने को मिलेगी, एग्जाम्पल याद रखिएगा, पोरीफेरा, या इसी को बोलते हैं बेटा स्पंजेस। जो फाइलम पोरीफेरा, यानी बेटा ये एक एनिमल है बेटा जी, एनिमल। देख लीजिए एनिमल के अंदर में भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा जी? जैसे पहले पिछले लेक्चर में बताया था, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा एक्सटर्नल बडिंग आपके दो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, यानी कि बॉडी के बाहर में बड आएंगे। एक होता है बेटा ईस्ट में, इसमें ईस्ट में जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, और दूसरा होगा बेटा हाइड्रा में। किसमें बेटा जी? हाइड्रा में
जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा में आता है, बिलोंग करता है, जो कि एक किंगडम एनिमेलिया का पार्ट है। क्लियर है जी। इन दोनों के अंदर में आपका पाया जाता है बेटा जी, ऑब्वियसली सिंपल सी बात बोले तो एक्सटर्नल बर्ड पाया जाता है। इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं जो ईस्ट में दे रखा है। देखिए ये मान लीजिए इसका यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है बेटा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे पेज नंबर 5 पे तो देखोगे ये दे रखा है बेटा वैक्यूल, और यहां लिख रखा होगा ये है आपका पेरेंट सेल। क्लियर। यहाँ पे छोटा सा ऐसे करके दे रखा होगा बेटा न्यूक्लियस, और ये पेरेंट सेल किसका है भैया, ईस्ट का। किसका बेटा, ईस्ट। तो ये जो ईस्ट सेल है बेटा, इस ईस्ट सेल में अगर छोटा सा आउटग्रोथ हो जाए, आउटग्रोथ का मतलब उसकी बॉडी के ऊपर एक बल्ज सा पार्ट आ जाए, बल्जिंग पार्ट आ गया, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये तो वैक्यूल ही रहेगा भाई, वैक्यूल। अब आपका ये आपका न्यूक्लियस है बेटा, और यहीं पे एक छोटा सा बड आ गया। क्या आ गया बेटा, बड। ये बेसिकली क्या होती है बेटा, आउट ग्रोथ होती है, इसी सेल का हिस्सा होता है जो बाहर की तरफ ग्रो कर गया। तो बड आया सबसे पहले बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके में न्यूक्लियस नहीं होगा क्या, बताइए ना, बताइए बेटा। वो न्यूक्लियस का काम चला लेगा, बिना न्यूक्लियस के हो जाएगा उसका काम, नहीं। तो बेटा जैसे ही यहाँ पे बड आएगा उसके साथ में न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, यानी बेटा अब ये धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, ठीक है जी। और ये पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होना अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ये आपका पेरेंट ईस्ट सेल, ये आपका बड, ये उसका न्यूक्लियस। ये देखिए न्यूक्लियस, अब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए भैया जी, ये आपका वैक्यूल है। तो एक न्यूक्लियस से फर्दर डिवीजन हो जाएगा, वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, तो क्या बोलते हैं बेटा जी, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ भी क्या हो रहा है बेटा जी, कैरियोकाइनेसिस होगी। और बेटा ये जो सिंपल सा आपको ये छोटा सा बड दिख रहा है बेटा, बड जो कि अनइक्वल होगा, इक्वल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका साइज जो है अपने पेरेंट से क्या है, छोटा है, तो अनइक्वल बड बोलेंगे बेटा। ये जो बड है ये तब तक अपने पेरेंट ईस्ट पे तब तक डिपेंड करेगा जब तक उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, और जैसे ही उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल जाएगा बेटा, ये डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होके एक अलग अपना बना लेगा बेटा जी, आपका ईस्ट। और एक भाई पहले से तो ईस्ट अलग था ना एक, तो टोटल 2 डॉटर ईस्ट बन गए। इस प्रकार के प्रोसेस को बोला जाता है बेटा बडिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी, बडिंग, जो आपको देखने को मिल रही है बेटा ईस्ट के अंदर में। सबसे पहले आपने देखा होगा बेटा जी कि एक स्मॉल आउटग्रोथ आ गई, स्मॉल आउटग्रोथ आई, उसके बाद बेटा उसी को हमने बड बोला। फिर न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हुआ, एक न्यूक्लियस से 2 बन गए। लेकिन तब तक अटैच रहेगा वो बर्ड अपने पेरेंट की बॉडी पे जब तक उसे न्यूट्रिशन चाहिए, और जैसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा प्रॉपर अमाउंट में, वो डिटैच होके, अब वो डिटैच होके चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और फिर वो ग्रो करके एक नया आपका, तो क्या होगा बेटा, डिटैच्ड। बाद में ये डिटैच होगा, उससे निकल जाएगा और जाके एक नया ईस्ट बना लेगा। तो पहले से एक था और एक आ गया, कितने होगा बेटा, 2। तो 2 डॉटर ईस्ट। ये इस प्रकार का जो डिवीजन होता है दैट इज नोन एज आपका, क्या बोलेंगे बेटा जी, ऑब्वियसली दैट इज नोन एज बडिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी, बडिंग। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपके बना के दे रखा होगा बेटा। अगर आपने हाइड्रा देखा होगा, हाइड्रा, उसमें भी स्मॉल बर्ड डेवलप होगा, ठीक है बेटा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके बॉडी में बुक में दिखा रखा होगा। देखो इसको लिखा होगा बेटा बर्ड, और चूंकि यहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, वहां लिखा होगा बेटा माउथ।
क्लियर है जी। ये फिगर है आपके हाइड्रा का, जरा ध्यान रखिएगा। तो बेटा जी हाइड्रा के अंदर में भी आपको स्मॉल बर्ड दिख रहा है बेटा, ये भी बॉडी के बाहर में है ना कि बॉडी के अंदर में, ठीक है जी। दैट्स वाई यहाँ पे भी जो बर्ड है वो एक्सटर्नल बर्ड है, ना कि इंटरनल बर्ड है। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, जब कई बुक्स में आप देखोगे जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट के अंदर में, जैसे ये आपका पेरेंट ईस्ट हो गया, इसकी बॉडी के ऊपर एक चेन लाइक बर्ड्स भी आते हैं, चेन लाइक बर्ड्स भी आते हैं। बहुत सारे बर्ड एक साथ भी ग्रो करते हैं, चेन लाइक बर्ड्स भी ग्रो करते हैं, और ये तब तक अटैच होते हैं जब तक उनको न्यूट्रिशन चाहिए बेटा, फिर बाद में वो क्या हो जाएंगे, डिटैच होके नए नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, चूंकि ये भी बर्ड बाहर में आ रहा है, ये भी बर्ड बाहर आ रहा है, तो ये जो बर्ड यहाँ भी मौजूद है, ये क्या बेटा, बॉडी के बाहर, तो ये कौन सा बर्ड दिख रहा है बेटा, एक्सटर्नल बर्ड। यहाँ भी अगर आप बर्ड देख रहे हो, ये चेन लाइक बर्ड्स हैं, ये बाहर है बेटा, बॉडी के बाहर में है, तो ये भी कौन सा बर्ड है बेटा, एक्सटर्नल बर्ड। तो बेटा आप याद रखिएगा, इन ईस्ट एंड हाइड्रा द डिवीजन इज अनइक्वल डिवीजन है, क्योंकि पेरेंट बड़ा होगा और जो बर्ड होगा वो छोटा होगा। अ स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल, विच इवेंचुअली यानी फिर बाद में आगे चल के gets separated and mature into new yeast and new hydra. This type of asexual mode of reproduction is known as what? बोलिए बेटा जी, एक्सटर्नल बडिंग। क्या बोलेंगे बेटा जी, एक्सटर्नल बडिंग। अब हम बात करेंगे बेटा जी इंटरनल बडिंग की। क्लियर है जी, पहले इसको नोट डाउन कर लें बेटा। चलिए बेटा जी, द नेक्स्ट दैट इज द इंटरनल बडिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी के इनसाइड में बर्ड्स जनरेट होते हैं, दैट इज नोन एज द इंटरनल बडिंग। और ये जो इंटरनल बडिंग पाया जाता है आपके स्पॉन्जेस में पाया जाता है या पोरीफेरा में पाया जाता है, और उन इंटरनल बर्ड को एक स्पेशल नाम दिया गया भाई साहब, गैम्यूल। क्या कहते हैं बेटा जी, जो इंटरनल बर्ड आपके स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं बेटा गैम्यूल। देखिए ये बेटा पोरीफेरा, जो फाइलम पोरीफेरा, जो भी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर में बहुत सारे पोर्स होते हैं, पोर्स यानी छिद्र या छेद होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बेटा पोरीफेरंस। क्या बोलते हैं बेटा, जिनमें बहुत सारे छेद होंगे, पोरीफेरा। क्लियर है जी, पोर बियरिंग एनिमल्स आर नोन एज द पोरीफेरा। जब आप इस पोरीफेरा को बेटा कट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ से मैंने इसको कट किया, तो कट करने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा बेटा। सबसे बाहर में तो आपका हो जाएगा बॉडी वॉल। जब इसको कट किया तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा जी। ये आपका बॉडी वॉल हो गया। क्लियर है जी, बॉडी वॉल। फिर इसके अंदर में देखा गया बेटा जी, इसके अंदर में एक गमले की तरह स्ट्रक्चर होगा। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है पेज नंबर 6 पे, अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से एकदम। ठीक है बेटा, इनकी बॉडी के अंदर ये जो गमले की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, गमला की तरह जिसमें पानी भरते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर इसके अंदर में दिख रहा है बेटा। इसी को बोला जाता है इंटरनल बर्ड, जिसको हम जानते हैं किस नाम से बेटा जी, गैम्यूल के नाम से। और ये एक है बेटा स्पोंज। क्या बेटा, स्पोंज या पोरीफेरा। स्पोंज या इसी को बोलते हैं बेटा पोरीफेरा, दोनों नाम सेम ही बेटा। पोरीफेरा इज आल्सो नोन एज स्पोंजेस। तो ये गैम्यूल आपको दिख रहा है, ये आपके बॉडी वॉल के अंदर में है ना भाई साहब। तो यही कौन सा बर्ड कहलाता है, इंटरनल बर्ड। कौन सा बर्ड कहलाएगा भैया, बॉडी के अंदर में है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इंटरनल बर्ड। क्लियर है जी। इसी के इनसाइड में कुछ ऐसा लग रहा है ना, जैसे जब आप ध्यान से देखोगे ऐसे लगेगा छोटे छोटे कंकड़ रखे हुए हैं। वो कंकड़ जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे कंकड़ इसमें रखे हुए हैं, ये कंकड़ तो है ना भैया, हम पानी तो भर नहीं रहे ना, कौआ थर्स्टी क्रो, भैया पानी कम था, इधर में कंकड़ डाला, पानी ऊपर हो गया, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
बेटा यहाँ पे ये जो छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्कियोसाइट सेल। क्या नाम है इनका? आर्कियोसाइट सेल। ये स्पोर की तरह सेल होती हैं, स्पोर लाइक सेल होती हैं बेटा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इधर से गैम्यूल से बाहर निकलेंगी आर्कियोसाइट सेल और ये फर्दर डेवलप करके नए नए स्पॉन्जेस को फॉर्म करती हैं। क्लियर है जी? आर्कियोसाइट सेल which is spore like structure, यहां लिख देता हूं, spore like cell which give rise to new sponges, जो नए नए स्पॉन्जेस को जन्म देगा। बेटा ये आर्कियोसाइट्स इधर से होते हुए बाहर निकल आएंगे और जब मैच्योर हो जाएगा तो, और ये बेटा नए नए आपके स्पॉन्जेस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है जी? हाँ, एक पॉइंट है और बेटा, आप देखेंगे इसकी सराउंडिंग में कुछ लंबे लंबे ना चावल की तरह स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे। जब आप ध्यान से देखोगे तो बेटा हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये होता है बेटा स्पाइक्यूल्स। क्या कहलाते हैं? देखिए आपके एनसीईआरटी में शायद ये सारी चीजें मेंशन नहीं की हैं, लेकिन बेटा दे रखा है स्पाइक्यूल्स। बेटा ये कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर होता है, कांटे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि बना होता है हार्ड सब्सटेंस से बना होता है, दैट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या करता है बेटा? प्रिवेंट करता है बेटा। हार्ड कवरिंग है, बाहर में है, हार्ड कवरिंग है, तो ये स्पॉन्जेस को बचाने का काम करता है फ्रॉम देयर इनेमी। क्लियर है जी? तो ये स्पाइक्यूल्स टू प्रोटेक्ट स्पॉन्जेस। तो याद रखिएगा बेटा, दो प्रकार के बर्ड्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल बर्ड जो कि हमने देखा ईस्ट और हाइड्रा में, और इंटरनल बर्ड जो कि पाया जाता है आपके पोरीफेरा में, जिसका नाम है गैम्यूल। नाम याद रखिएगा गैम्यूल, नाम याद रखिएगा गैम्यूल। क्लियर है जी? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटा आपको अगर ये पार्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धीरे धीरे इसी तरह से हम अपने कोर्स को कवर करेंगे बेटा जी। ठीक है बेटा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।